Hello friends, I am Atul Mayande from Definite Success Classes भोपाल। नीट की प्रिपरेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उसको मीट आउट कैसे किया जाता है, इस बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ है यश थावानी। यश डेफिनेट सक्सेस क्लासेस के 11th और 12th 2 ईयर रेगुलर प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे हैं। तो चैलेंजेस और उसको ओवरकम करने के लिए यश ने क्या क्या किया, आइए यश से ही पूछते हैं अपन। वेलकम यश एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। Thank you so much. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ यश। Hello, my name is Yash Thawani. I studied in Definite Success classes for 2 years, 11th and 12th, as sir already told you. इसी साल मैंने नीट दिया अभी मई में, and I scored 661 in NEET with a AIR of 4293. वेरी गुड वेरी गुड। एंड तो अब आगे के लिए कौन सा कॉलेज सोच रहे हैं यश, कुछ ऐसा? Everyone in India desires to be get a college, AIMS. I also wish to do the same. Let's see. काउंसलिंग अभी आने वाली है, देखते हैं। आई होप एम्स मिल जाए कोई। बिल्कुल मिलेगा एम्स एंड विश यू वेरी बेस्ट लक फॉर योर ड्रीम कॉलेज। थैंक यू। डेफिनेटली यू विल गेट। वेरी नाइस यस। यश, अच्छा मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं स्टूडेंट से हमेशा से ही पूछना चाहता हूँ, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनमें से अच्छी बातें सीखें, इम्प्लीमेंट करें और आप जैसा ही अच्छा रिजल्ट बनाएं। तो पहले तो ये बताएं यश कि ये जो 2 इयर्स की जर्नी रही आपकी, ये कैसी रही और आपने इस दौरान क्या क्या किया स्टडी में, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें यश। देखिए, ये जो 2 साल की जर्नी रही है, ये जिंदगी भर याद रहने वाली जर्नी है, ऐसा मैं कहूँगा। अच्छा। इसमें मैंने सब देखा, बहुत स्ट्रेस भी हुआ। अच्छा। बहुत कुछ ऐसा अचीव भी किया, बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत तारीफ भी सुनी लोगों की और कभी कभार बहुत गालियां भी खाई। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि 2 साल बहुत अच्छी ग्रोथ हुई मेंटली, और बहुत लोगों से सीखने को मिला, कई दोस्त बने, टीचर से बहुत अच्छा बॉन्ड बना। ये 2 साल मैं जब 10th में था तो मैं बहुत विश करता था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट भोपाल में इतनी खास कोचिंग्स हैं नहीं मेडिकल के लिए। वन ऑफ माय फैमिली डॉक्टर्स सजेस्टेड मी टू कम हियर डीएस क्लासेस। अच्छा। उनके भी जो बेटे हैं वो यहीं से ही पास आउट हैं। ही इज करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं आया तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल था कि यार क्या अच्छा होगा नहीं होगा, बट मैं जैसे ही पहले दिन एंटर किया ना, मेरे सारे डाउट्स चले गए। अच्छा। टीचर्स इतने अच्छे, इतना बढ़िया माहौल, ऐसा लग रहा था कि सब बच्चे एकदम टॉप करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत पॉजिटिव माहौल, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने दूसरे घर में आ गया हूँ। कंटिन्यूसली 2 साल टीचर्स ने बहुत हेल्प करी, कंटिन्यूस सपोर्ट था, पढ़ाई को लेके कोई वो नहीं था, हमेशा एक अच्छा कॉम्पिटिटिव, हेल्दी कॉम्पिटिटिव जो एटमॉस्फेयर था वो यहाँ पे था। मिला। हाँ, बहुत अच्छा। तो बस यही है कि यहाँ पे जो माहौल मिला, मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडिया में किसी को कहीं मिलता होगा। ओके, वेरी नाइस एंड थैंक यू फॉर दिस अप्रिसिएशन। अच्छा, मतलब यश अपन कह सकते हैं कि आपकी 2 साल की जर्नी ने आपको बहुत सिखाया, बहुत, एंड ओवर इन ऑल वो स्मूथ भी रही आपकी, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा उसमें हेक्टिक या कुछ ऐसा नहीं हुआ। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा यश, ये बताएं कि ड्यूरिंग योर जर्नी आपको क्या लगा कि क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं एक स्टूडेंट के लिए जिससे उसका रिजल्ट अच्छा बने या जो उसका ड्रीम है वो कम ट्रू हो? तो आपने क्या क्या पॉइंट्स या क्या फैक्टर्स आपको लगते हैं, उस बारे में बताएं। देखिए, इंडिया में सब बच्चों को ये तो पता ही है कि नीट का सिलेबस बहुत वास्ट है, पढ़ना तो हमको खूब है, वो तो सबके लिए सही बात है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई करेंगे तो आपका हो जाएगा। हमारी कोचिंग पे सरफराज सर है, वो कहते हैं कि इंडिया में जितने बच्चे आप नीट में देख रहे हैं तो उनमें से 90% बच्चे पढ़ के सब आए हैं,
उनमें बहुत दिमाग है, बट सिर्फ ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो गया, उसमें तो कुछ ही चुनिंदा बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो यही है कि आप अपनी मेंटल एबिलिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हैं। वो जो 3 घंटे मुझे अभी याद आ रहा है कि जब मैं नीट के एग्जाम देने गया था, मेरा एग्जाम खत्म हो गया, तो मैं थोड़ा सा ऐसे आसपास देख रहा, तो बच्चे एकदम टेंस्ड, एकदम स्ट्रेस में, उनका कईयों का पेपर छूट गया, कईयों का पेपर खराब हो गया, वो इतना परेशान हो रहे थे। बट स्टिल मैं सिर्फ सरफराज सर की बात को याद रख रहा था, अपना दिमाग काम करके बैठा था। उन 3 घंटे में भी मैंने सिर्फ यही सोचा कि कोई बात नहीं, जो होगा आगे अपन देखेंगे, लेट्स फोकस ऑन दिस राइट नाउ, डू नॉट फोकस ऑन एनी रिजल्ट्स। ओके। आखिरी महीना जो था नीट की प्रिपरेशन का, वो भी मैंने ऐसे ही किया। थोड़ा स्ट्रेस डेफिनेटली आता है, 2 साल मेहनत कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली रिजल्ट्स के लिए रखते हैं कि नहीं मेरे को चाहिए रिजल्ट, बट स्टिल उसको बहुत कंट्रोल किया। आखिरी टाइम पे टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, अपने आप को संभालो, आगे अपन लोगों के पास अभी कुछ भी अगर गड़बड़ भी होती है तो हम साथ खड़े हैं तुम्हारे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं थैंकफुली, और वो बहुत स्मूथ हो गया मेरा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब अपने को जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट के लिए है वो डिसिप्लिन है, डेफिनेटली उसको काम कूल रहना चाहिए। मतलब मेंटल एबिलिटी को इंक्रीज करना इज अ मेजर फैक्टर फॉर दिस। यस, वेरी गुड। ये बात सही है कि मेंटली जितने स्ट्रांग रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे या दे पाएंगे। मैं एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहता हूँ सर। बोलिए। डिसिप्लिन से कई लोग ये समझते हैं कि सब चीज़ों को अवॉइड कर देना, कि ना कोई सोशल लाइफ होनी चाहिए, ना किसी दोस्त से बात करनी है, ना कुछ खेलने जाना है, ना पेरेंट्स से बात करना है, कुछ इंटरेक्शन नहीं करते हैं। सिर्फ ऐसा लगता है उनको कि बस सोना है, खाना है और बाकी दिन पढ़ाई करना है। सो ये कभी भी नहीं करना है। आपकी सोशल लाइफ, आपके दोस्त, अच्छे दोस्त, वो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे इन 2 सालों तक आपको लॉन्ग लास्ट करने के लिए। 2 साल छोटा टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप गए, खत्म हो गया टाइम और आपका नीट में सिलेक्शन हो गया। आपको 2 साल होते ना कि वहां टॉप पे पहुंचना आसान है, बट उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो इन 2 सालों में टॉप पे तो बहुत लोग आते हैं, पर वो मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है। वो लोग बस, उनको ऐसा लगता है कि डिसिप्लिन का बस यही मतलब है कि बस काम करना है और ना कुछ और चीज़ों पे ध्यान देना है, सिर्फ पढ़ाई। तो उससे कभी कुछ नहीं होगा। आपको अपना वही मैंने कहा कि अपनी मेंटल हेल्थ, अपने दोस्तों से सोशल लाइफ सब बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजों से आप अपने आप को कट ऑफ कर दें। डेफिनेटली। हाँ, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसको एक लिमिट में रख के अपने पढ़ाई के साथ एडजस्ट करके काम करना चाहिए। यस, बिल्कुल सही बात है। अच्छा यश, एक और जो बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है, और जो जैसे अपने को 4 सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो डेली बेसिस पर क्या 4 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, क्या 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? आपने किस तरीके से किया, ये थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है कि हमें डेली 4 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, बट एटलीस्ट ये गोल होना चाहिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर पाएँ और अच्छे से कवर होना चाहिए। मेरे साथ ऐसा कभी बहुत बार भी हुआ कि अगर मैं 2-3 दिन ऐसा करूं कि मैं सिर्फ कुछ 2 सब्जेक्ट या किसी 3 सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज करूं और उस सब्जेक्ट पे ना करूं, तो ऐसा लगता है मेरे को कि मैं कुछ लेटेस्ट टॉपिक्स बहुत ज़्यादा भूल चुका हूं, और पुराने के साथ टॉपिक्स के साथ भी ऐसा होता है। सो डेफिनेटली यू हैव टू कीप इन टच। आपको अपनी प्रोग्रेस को थोड़ा सा डेफिनेटली ट्रैक डाउन करना है कि कैसा चल रहा है, क्या मेरा टारगेट अचीव हो पा रहा है कि नहीं। ज़रूरी नहीं आपका टारगेट अचीव हो हर दिन, बट एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई टू अचीव इट। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। मतलब कौन से 2 बड़े सब्जेक्ट, 3 बड़े, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। टारगेट बेस्ड स्टडी होनी चाहिए कि जो भी टारगेट आपने लिया है वो कंप्लीट हो सके डेली बेसिस पर। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यश, एक और चीज बताएं कि हाउ एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट फॉर नीट। यस, देखिए, अब जैसा नीट का पेपर आ रहा है 3-4 साल से, ऐसा लगता है कि वो एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे ही नहीं। तो कई मैंने देखा है बड़े बड़े इंडिया के कोचिंग जाइंट्स हैं, तो वो सिर्फ अपना पैकेज प्रमोट करने के लिए अपने टेस्ट पेपर में उल्टे सीधे सवाल देते हैं कि इररिलेवेंट होते हैं एकदम। वो चीज़ वो लोग गलत करते हैं, उससे स्टूडेंट्स को बहुत नुकसान होता है। एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर नीट स्टूडेंट्स। ओके।
हम लोग जब थे इधर 11th-12th कंटिन्यूसली हम लोगों ने एनसीईआरटी को इतना हैमर किया, हमारे टेस्ट पेपर्स में सिर्फ एनसीईआरटी से, अगर थोड़ा बाहर से भी पूछा जा रहा है तो ऐसे पूछा जाता था कि अब एनसीईआरटी के ही नॉलेज से उसको बहुत इजीली कनेक्ट कर सकें। ऐसा नहीं था कि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी का रट्टा लगा रहे थे और वही क्वेश्चन आ रहे थे, बट डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो इररिलेवेंट हों। कई कोचिंग्स ऐसा करती हैं कि इररिलेवेंट क्वेश्चंस को ज्यादा एम्फसाइज करते हैं ताकि बच्चे उनके पैकेज पढ़े। मैंने बहुत देखा है, मार्केट में है कई कोचिंग उनके पैकेजेस मिलते हैं तो उनमें बहुत उल्टा सीधा लिखा हुआ जो आता ही नहीं है, तो वो चीज को कंप्लीटली अवॉइड करना है। आपका पहला टारगेट हमेशा एनसीईआरटी ही होना चाहिए, और फिर आपने जब उसको अचीव कर लिया देन यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग अदर। ठीक बात है। अच्छा, मतलब एनसीईआरटी को क्या कोई रीड करने का तरीका है, या एनसीईआरटी को आपने कैसे रीड किया, इस बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए, एनसीईआरटी रीड करने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है, बट आपको, मैं ऐसे करता था कि मैं थोड़े अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखता था तो उससे एम्फसाइज करने की कोशिश करता था कि एनसीईआरटी में उसका क्या फेवरेट टॉपिक्स हैं। हमारे कोचिंग पे सीनू सर हमेशा बोलते थे कि वो पूरा चैप्टर कभी नहीं पढ़ेगा एनसीईआरटी से तुमको क्वेश्चन देने के लिए, वो सबसे पहले जाएगा समरी में चैप्टर की और वो उसमें से क्वेश्चन निकालने की बहुत जल्दी कोशिश करता है। तो हम लोग समरी को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, एक एक पॉइंट समरी का ऐसा कि हमारे दिमाग में भरा रहे। कई बार एनसीईआरटी में ऐसा होता है, आप नोटिस करेंगे कि एनसीईआरटी के मेन टेक्स्ट में वो बात नहीं लिखी बट समरी में उसने कोई नया पॉइंट डाल दिया। आज भी मुझे याद है जूलॉजी में पॉइंट था ऐसा कि उसको डिस्कस करने में ही हम लोगों का ऐसा बहुत टाइम लग गया उसको सोचने में कि एनसीईआरटी कहाँ चला गया एकदम इतना ऊपर। वो समरी में उन्होंने दिया था और टेक्स्ट में उसका कोई मेंशन नहीं था। अच्छा, और उसका कोई भरोसा नहीं नीट में कभी भी आ जाए। यस, बिल्कुल ठीक है। मतलब एक एनसीईआरटी जैसे आपने बोला कि नीट के लिए बाइबल है, मतलब एनसीईआरटी से ही सारा पेपर सेट होता है, तो एनसीईआरटी पर मेनली फॉर बायोलॉजी। हाँ, यस। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से बहुत आता है। इस साल तो लगभग 100% एनसीईआरटी से ही था। फिजिक्स में भी एनसीईआरटी जरूरी है, बट पहले आपको क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि फिजिक्स ऐसा है कि नीट के बच्चों का, अधिकतर बच्चों का वीक होता है। सो क्या है, अगर फिजिक्स में 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले ही रहेंगे। सो पहले आपको प्रायोरिटी उसको देनी है, पहले आपको प्रायोरिटी देनी है कि हमारे एटलीस्ट ठीक ठाक नंबर आ जाए। हम लोग अगर वो अचीव कर चुके हैं फिर हमें आगे बढ़ना है और फिर हमें एनसीईआरटी उठानी है। हम लोगों ने भी फिजिक्स के एनसीईआरटी को ऑलमोस्ट अप्रैल में ही पढ़ा था और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही उठाए थे जी। ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा यश, एक बात और बताएं कि जो अपने यहाँ पर टेस्ट होते हैं, जो रेगुलर टेस्ट हैं, पार्ट टेस्ट जिसे अपन बोलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट या जो भी बोलते हैं, उसके बाद इन जो टेस्ट रेगुलर होते हैं इनसे आपको क्या सीखने को मिला, या आपने इन टेस्ट से क्या बेनिफिट लिया, आपको क्या? देखिए, डेफिनेट सक्सेस की ये बात बहुत अच्छी रही है कि टेस्ट हमेशा से ही, मतलब जब से हम ज्वाइन करते हैं टिल द एंड टेस्ट हमेशा रेगुलर रहे, कभी भी ब्रेक नहीं रहा। हर वीक एक टेस्ट। हमें याद है एंड में तो अप्रैल में, मार्च में हम लोग हर वीक 2-2 टेस्ट, 3-3 टेस्ट भी दे रहे थे। उससे बहुत हेल्प मिलती है। कई बच्चे नीट के एग्जाम में OMR गलत करके आते हैं, उनको क्वेश्चंस पूरे रीड नहीं करते और जल्दी आंसर दे देते हैं, वो यूनिट नहीं पढ़ते, कन्वर्जन्स प्रॉपर नहीं करते। वो चीज़ में टेस्ट हमेशा हेल्प करते हैं। टेस्ट से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये हाईलाइट होती है कि आपने एनसीईआरटी को कितना अच्छे से पढ़ा है, आपने एनसीईआरटी में क्या जो पॉइंट छुपा हुआ था वो आपने ढूंढ के निकाला क्या। कई बार एनसीईआरटी हम लोग 10-10 बार, 11-11 बार पढ़ चुके होते हैं, बट स्टिल टेस्ट में ऐसा आ जाता है जो हमको हिला देता है कि अरे एनसीईआरटी में था क्या पॉइंट। तो वो चीज़ टेस्ट बहुत हमेशा हेल्प करते हैं। हाँ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ नई चीज़ें सिखा जाते हैं वो, तो वो बहुत ज़रूरी हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं इंडिया में जो टेस्ट नहीं देते। उनको लगता है कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, हम लोग सब पढ़ लेंगे तो उससे हमारा पूरा नॉलेज ग्रैब हो जाएगा और हम लोग नीट में फोड़ देंगे। पर टेस्ट इतने ज़रूरी हैं कि आपने अगर थोड़ा छोड़ भी दिया, आपने टेस्ट रेगुलरली दिए और टेस्ट को प्रॉपरली एनालाइज किया उसके बाद, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर अचीव कर सकते हैं। अच्छा। आपकी एबिलिटी से भी ऊपर आपका स्कोर आ जाएगा। स्कोर आता है डेफिनेटली। मतलब टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक बात है यश। अच्छा, एक और प्रश्न जो आता है यश, कि डेली बेसिस पर ऐसे ही कि कितने आवर्स की स्टडी होनी चाहिए, या ऐसा बोलते हैं, स्टूडेंट पूछते भी हैं, शुरुआत में आपने भी पूछा होगा सर लोगों से कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कैसे?
कई स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि कितने आवर्स पढ़ना है, क्या करना है। मैं पर्सनली थोड़ा शुरू में रहता है, इंटरनेट पे बच्चे बहुत यूट्यूब पे देखते हैं टाइम टेबल फॉर द डे फॉर नीट स्टूडेंट जैसा। मैं पर्सनली उस चीज़ पे इतना बिलीव नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएं, आपको देखें आपको कैसा सूटेबल लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन में 7 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। मैं आपको बताऊं तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं हर दिन 8 घंटे पढ़ रहा हूँ या 7 घंटे पढ़ रहा हूँ। एक कभी थोड़ा एग्जॉशन भी होता है, चलता है कि आप थोड़ा एक दिन ब्रेक ले लें, बिल्कुल, बट कभी भी उसका स्ट्रेस नहीं लेने का। 6 घंटे आप अगर दिन में निकाल पा रहे हैं, इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट को थोड़ा इंपॉर्टेंस देके, आई बिलीव इट्स इनफ। एट द एंड अपने आप आपका अवेयरनेस और बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कोर्स खत्म होगा आप और टाइम डेफिनेटली देंगे अपने सब्जेक्ट्स को, तो उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी कि टाइम टेबल का क्या है ऐसा क्या। जो बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनको मेरे हिसाब से बिल्कुल टाइम टेबल का इतना स्ट्रेस नहीं रहता। नहीं, ठीक बात है। मतलब ऐसा आवरली की बात ना करें और डेली अपनी पढ़ाई करते चले जाएं तो भी काम आपका होता जाता है। बस यही है कि आप टाइम नहीं देखें। आपका ऐसा होता है जब आपका मन कर रहा है आप पढ़ने बैठ जाएं। कुछ मत सोचें कि क्या टाइम हुआ है, सुबह के 4 बजे, सुबह के 5 बजे आपकी नींद खुल गई, आप पढ़ने बैठ जाएं। आपका जब मन कर रहा है, अगर आप थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप आधा घंटे का ब्रेक ले लें, आप थोड़ा घूम के आ जाएं, थोड़ा खेल लें, फिर पढ़ने बैठ जाएं। बट आपका जब मन कर रहा है तो आप बैठ जाएं। इतना मत सोचें कि अभी मेरा ब्रेक टाइम है, मैं 1 घंटे बाद पढ़ूंगा, मैं 2 घंटे बाद पढ़ूंगा, मैं अभी तो कोचिंग से आया हूँ, मेरे को थोड़ी सोना है। नहीं, आपका अगर इच्छा कर रहा है आप प्लीज पढ़ने बैठे। थोड़ा टाइम को डेफिनेटली मैनेज करके चलना ही पड़ेगा, बट इतना ज्यादा उसका स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक बात है, ठीक है। मतलब जब आपकी इच्छा करती है तब आप पढ़ने बैठ जाएं। डोंट सी व्हाट इज द टाइम एट दैट टाइम। डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छी है। इट्स अ वेरी नाइस इंटरेक्शन विद यू। बहुत सारी आपने अच्छी जानकारी दी जो बच्चों के लिए हेल्पफुल भी होगी। बिल्कुल ठीक बात है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड इट्स अ नाइस इंटरेक्शन विद यू। थैंक यू। हम आपसे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यश, थैंक यू। एंड यू आर ऑलवेज वेलकम हियर। थैंक यू सो मच। Thank you. Once again, thank you very much. Till then, bye bye. Bye.